नमस्कार साथियों, और मैं हूं ललन कुमार और आज फिर से चुनावी दौर में चलते हुए आज मैं पहुंचा हूं डंडई प्रखंड का करके पंचायत में। सबको पता है, ये सर्वविदित हो चुका है कि अब पंचायत चुनाव बहुत ही जल्द उसका ऐलान होने वाला है और इस बीच बहुत सारे जो प्रत्याशी जो अपने आप को नॉमिनेट कर चुके हैं कि हम अपने पंचायत में मुखिया के लिए और बीडीसी के लिए जो भी सारे पद हैं उस सब पद के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर चुके हैं। नॉमिनेशन तो नहीं हुआ बट अपना होल्डिंग, अपना पोस्टर, अपना बैनर, अपने नाम का चर्चा और जहाँ तक हो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपना जनसंपर्क भी लोगों के बीच में शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हम आज पहुँचे हैं करके पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शोभा देवी जी के यहाँ। अब बगल में एक महिला को देख रहे होंगे बैठी हुई है, ये एमए कर रही हैं और ये इस बार मुखिया कैंडिडेट हैं करके पंचायत से। ये करके पंचायत एक चुनावी घमासान का बहुत बड़ा राजनीति माना जाता है। यहाँ पर एक से एक कदावर लोग हैं जो हर मायने में बहुत अव्वल हैं और चाहे धन के बारे में बात करें, लगाव के बारे में बात करें तो सब में अव्वल है और बहुत ही चुनावी जो यहाँ का जो रणनीति होता है या रण क्षेत्र होता है वो काफ़ी घमासान होता है। इस बीच एक महिला जो काफ़ी मध्यम परिवार से बिलोंग करती है, आखिर कैसे इस चुनावी घमासान में अपनी जीत दर्ज कर पाएगी, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगी जनता के पास, उसी के ऊपर हम बातचीत करने के लिए आज इनके घर में पहुँचे हैं। तो शोभा देवी जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं जो अपनी कीमती समय निकाल के आप मेरे घर आए मेरे बात जानने के लिए, और साथ ही साथ अपने पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। शोभा देवी जी, ये बताइए कि एक महिला जो अक्सर घर के ही काम में ज़्यादातर बिजी रहती है, आपके मन में कैसे ये ख्याल आया कि अब हम मुखिया बनेंगे और घर से निकल करके और पूरे गांव का सेवा करेंगे? ये सब ख्याल मन में कैसे, पहली बार कब ऐसा ख्याल आया आपके मन में? जब सीट आने के बाद पता चला कि महिला का सीट है। अच्छा। इसकी वजह से मेरे मन में भावना उठा कि महिला अभी बहुत पीछे है, इसलिए हम सोचे कि इसमें आ करके अपनी महिला को जागरूकता कराएं, अपने गांव को विकास कराएं। विकास में बहुत तरह की अभी कमियां हैं, खलबली मची हुई हैं, कई तरह के अभी इसमें कुछ हुआ भी नहीं है, लोग अभी जान भी नहीं रहे हैं कि बहुत इसमें विकास अभी की बहुत कमी है। इसलिए हम सोचे कि अपने इस गांव के लिए, इस जनता के लिए कुछ करें। अच्छा, अभी जो मुखिया हैं वर्तमान में श्रवण चंद्रवंशी, इस बार उनकी पत्नी भी नॉमिनेट हुई है, जैसा मुझे खबर मिला था कि इस बार पंचायत चुनाव में आ रही हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, ठीक? तो आपको क्या लगता है, जिनका हस्बैंड मुखिया है 6 साल तक, उनकी पत्नी जब चुनावी मैदान में आएंगी, 6 साल रहे, वो काफ़ी गांव के लिए कुछ किए भी हैं, बहुत सारा डोभा, कुआं, रास्ते और न जाने क्या कुछ किए हैं, तो उस सब के बीच आप एक साधारण महिला कैसे उनके ऊपर हावी हो पाएंगी? देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी जो गांव में विकास नहीं हुआ है, इसके वजह से हम महिला के तरक्की करने के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कुछ किए हैं, लेकिन फिर भी अभी गांव में विकास नहीं हो पाया है। अच्छा, तो आपका क्या प्लान है? जैसे हर एक पंचायत में होता है कि मुखिया तो बन जाते हैं, लेकिन रियल में अब तो हम नहीं कह पाएंगे कि आपके पंचायत के जो मुखिया रहे हैं वो क्या किए हैं, लेकिन हर एक जगह पर ये खबर में सुनने को मिलता है कि मुखिया छोटे छोटे काम के लिए भी पैसा का डिमांड कर दिया करते हैं। तो आपके आने के बाद आपका क्या प्लान है कि इस चीज़ को ख़त्म करेंगे या कैसे ख़त्म कर पाएंगे आप? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं और सरकारी में पढ़े हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटी भी सरकारी ही है। सर, जब सरकारी स्कूल में हम जब पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सरकारी जितना कर्मचारियां हैं उन लोग को भी वेतन मिलती है, समझ रहे हैं? मिलने के बाद उन लोग को भी वेतन मिलता है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि वेतन कहाँ से मिलता है। जो हम लोग टैक्स के माध्यम से लेते हैं ना सामान, चप्पल खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं, उसमें टैक्स लगती है, उन सब के टैक्स से ही सब पूरा कर्मचारियों को पैसा मिलता है। इसके वजह से हम अपना समाज को और समाज को कहने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि सब कर मिलजुल कर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना से चुने और बनाए। अच्छा शोभा देवी जी, ये चीज़ अक्सर चर्चा में आती है कि महिला का विकास अभी हम समझें कि बहुत ज़्यादा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, इतना बोल भी रही हैं माइक के सामने, बहुत सारी महिलाएं हैं कि माइक देख करके भाग जाती हैं, दूर हट जाती हैं। महिलाओं को सबल बनाने के लिए आपके तरफ से कोई ऐसा कोई है पक्ष कि आप कैसे महिलाओं को अपने जैसा बना पाएंगे अगर आपको जनता मौका देती है? जनता अगर मौका देगी तो एक्टिव करके हम दिखा देंगे। अच्छा,
ठीक एक्टिव करके दिखा देंगे और किस तरह से चलना है, किस तरफ से फिरना है, वो लोग जाकर दिखा देंगे। हम किसी को सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, आखिर उन मुखिया में क्या ऐसा लगा कि वो इस चीज़ में वो पीछे रह गए कि आप जाकर के उसको पूरा करेंगे? ऐसा कुछ तो लगा होगा, तब तो आप चुनाव मैदान में आ रही हैं। देखिए अभी ऐसा सड़क है जहाँ पर पानी निकलने की सुविधा है नहीं है, नल वहाँ पे है उपलब्ध, लेकिन फिर भी पानी वहीं के वहीं रह जा रहा है। उस निकलने के लिए नल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अगर पानी वहीं पे रहेगा तो कई तरह के बैक्टीरिया फैल जाएंगे, कई तरह के मरीज फैल जाएंगे। इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि हर सड़क को सुरक्षित जगह से रहे और बने और साफ़ सुथरा रहे, ताकि गंदगी ना रहे। कितनी जगह जल मीनार लगे हैं, लेकिन वहाँ पे टंकी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सुने हैं कि आप डॉक्टर भी हैं? हाँ हैं। तो कहाँ आप करके गांव में तो कभी हम आपको नहीं देखे कि इस गांव में कभी डॉक्टरी की है, मतलब कहाँ आपका डॉक्टरी का एक्सपीरियंस कहाँ से रहा है? प्रैक्टिस मेरा छत्तीसगढ़ से है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से। अभी आप मतलब पढ़ाई कर रही हैं कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई? पढ़ाई कर रहे हैं, जारी है। कौन से क्लास? MA 3rd ईयर। अच्छा, 3rd ईयर। कौन सा ऑनर्स क्या है आपका? समाजशास्त्र। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आपका बोलने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद आया। इस तरह का महिलाओं को बोलना चाहिए। हम निवेदन करेंगे जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, जो भी महिलाएं देख रही हैं, कि आपके अंदर भी एक बोल्डनेस होना चाहिए कि आप अपनी बात को कम से कम सही सलामत से रख सकें, और इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये एक प्रेरणा के रूप में भी आपके सामने बैठी हुई हैं कि इतना कम से कम बोल ले रही हैं। ऐसे जनता के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ संदेश तो भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरा जनता मिल करके हमें चाहे, ताकि मैं गांव का विकास करूं। आपके एक ससुर जी हैं कन्हैया प्रजापति, जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। उनकी पत्नी आ रही है चुनावी मैदान में, या वो आएंगे पता नहीं है, बट उनकी तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। ठीक, तो इस दौर में एक आप हैं, आप एक तरफ आपके ससुर, रिलेशन में दोनों हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके समाज का वोट जो है बढ़ जाएगा। इस युद्ध से आप कैसे जीतेंगे? घर का युद्ध, गृह युद्ध से कैसे जीतेंगे आप? हम अपने समाज से कहेंगे कि कैंडिडेट तो बहुत हैं, लेकिन किसी एक को ही न वोट लगेगा। इसलिए सबसे निवेदन मैं करूंगी कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अपने से वोट दें। जो लोग 500 में वोट बिक देते हैं, तो सोचिए आने वाला समय में वो बेचा भी जाते हैं। सही बात कोई है। किसी को खरीद भी देते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। अगर हम बैल लेने जाएं तो सोचिए कि उसका कीमत कितना आदमी लगाता है। एक बैल का कीमत कितना है? मैं तो किसान हूँ, लेकिन एक बैल का कीमत कितना है? लोग सोचने की बात है। आप बता सकते हैं? हाँ, बैल का कीमत क्या है? वही 20,000 के आसपास होना चाहिए। 20,000 के है। जब बैल का कीमत जब 20,000 है, तो आदमी की कीमत है 500 क्यों है? 500 नहीं लगना चाहिए ना? कम से कम बैल का भी कीमत सोचने वाली बात है। जब बैल का कीमत 20,000 है, तो मनुष्य उनसे बड़ा है कि छोटा है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि एक बैल का कीमत 20,000 है और लोग यहाँ पे 500 में अपना वोट बेच दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है, और जो लोग शायद पैसा से वोट बेचते होंगे, उनके दिल में भी ये बात कांटा की तरह चुभ रहा हो। देखिए बहुत जगह पर जनसंपर्क भी शुरू कर दिए हैं। क्या रुझान दिख रहा है? रुझान तो हमारे पंचायतवासी ही बताएंगे, इसमें तो हम कह नहीं सकते हैं। फिर भी एक उनका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो रुझान खुद ही दिख जाएगा। फिर भी एक प्रत्याशी को हो जाता है, लगता है कि फलाने टोला में, फलाने मोहल्ला में गए तो हमको इतने लोग सपोर्ट किए, कुछ विरोधी हैं। लोग तो हमें भी कहेंगे और प्रत्याशी हैं उन लोग को भी कहेंगे, लेकिन आने वाला समय में जब वोटिंग होगा तब तो पता चलेगा कि मेरा रुझान क्या है। मुद्दा क्या है आपका? जैसे बहुत सारे चुनाव में जैसे आता है, तो हम विधानसभा या इस सब का चुनाव देखते हैं तो लोग मंदिर मस्जिद को अपना मुद्दा बना लेते हैं। अधिकतर हम यही देख रहे हैं देश में कि देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मंदिर मस्जिद को मुद्दा बना करके चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जीत भी दर्ज कर रहे हैं और राज भी कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है। लेकिन आपका गाँव की सरकार है तो गाँव में भी मुद्दे होते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा तो गाँव का ही होता है, क्योंकि गाँव से ही भारत बना है। भारत से गाँव नहीं है, गाँव से भारत है। तो गाँव की सरकार के पास क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा मुद्दा यही है कि मतलब जात पात और धर्म से आप अलग हैं कि साथ में? देखिए, जात पात से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमको शिक्षा से मतलब है। सड़क साफ सुथरा होना चाहिए, और अगर शिक्षित व्यक्ति अगर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि गांव में विकास हो जाएगा। मतलब आपका मुद्दा गांव का समस्या रहेगा। और मैं चाहती हूँ, और अपने भाई लोग से भी विनती करती हूँ कि जात पात ना देखें,
एक मनुष्य ही सबका जात है, इसमें जात पात के भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मनुष्य जाति एक सबसे बड़ी जाति होती है। हमारे साथ इनके पति मनोज प्रजापति जी भी हैं, जो काफ़ी बड़ा फेस है इनका करके पंचायत में, और वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने भी हैं। हम इनसे ही बातचीत करते हैं थोड़ा सा हम सट जाते हैं। आपसे भी निवेदन करेंगे थोड़ा सा आप हट जाइए, और थोड़ा सट जाइए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कोई अब नेता नहीं है, हमसे सटने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए मनोज प्रजापति जी, आपकी पत्नी चुनाव मैदान में आए हैं, आप सपोर्ट में हैं, साथ में हैं। अभी तक चुनाव अब ऐलान होने वाला है, अभी तक आपको क्या रुझान लग रहा है? आप जीत दर्ज करने वाले हैं या बस एक कैंडिडेट बनकर रहने वाले हैं? सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन जो मेरे घर पे आए। जैसे कि देश के आप सब चौथे स्तंभ हैं। जैसे कोई घर का बिल्डिंग होता है, 4 कॉलम होता है, एक कॉलम आप लोग हैं। जो कहीं सरकार कमी करती है, गलत का विरोध करने वाले, हमको लगता है कि सबसे पहले मीडिया का ही स्तंभ है। तो सबसे पहले मैं घर के पंचायत वासियों को अपने वर्ष से दीपावली, गोवर्धन, छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी पंचायत वासियों को। मेरा पंचायत में आने का और चुनावी रणनीति में पहले से ही जग चुका था कि जब उस टाइप से हम लोग हो जाएंगे, सुयोग्य हो जाएंगे, तो लोगों के बीच में जो सरकार गाइडलाइन देती है उस प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार पंचायत में विकास नहीं हो पाता है। न यहाँ के विपक्षी कोई वैसे हैं कि उस मुखिया को कितना फंड आ रहा है, 5 साल में क्या काम किए, कोई जानकारी लेने वाला अभी तक नहीं है। सबसे पहले मैं पंचायत में आया तो पंचायत में आने के बाद मेरा मन में ख्याल आया कि जब पंचायत चुनाव में हम आएंगे तो लोगों के पास क्या जवाब देंगे, क्योंकि 5 साल तो मुखिया जी हैं और वो 5 साल में क्या काम किए हैं सब एस्टीमेट के मायने से तो फेल ही नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत सारा अभी हम RTI लगाए हैं, RTI लगाने के बाद मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स है। चुनाव आने के बाद सारे जनता लोगों को भी दिखा देना है। एक एक पोस्टर मेरा कम होगा, लेकिन उसका जो सच्चाई जो है फोटोकॉपी घर घर पर के पास होगा कि कितना जनता के बीच में ही खर्चा किए हैं। सारे एस्टीमेट का फोटोकॉपी मेरे पास है और वक्त बताएगा। और मेरा यहाँ तक अभी तक है कि रुझान काफ़ी अच्छा है, युवाओं का साथ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद दोनों मिलकर है। बहुत अच्छा बोले कि जवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ आपके साथ, जैसे कि अब अभी वर्तमान मुखिया हैं श्रवण चंद्रवंशी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उससे पहले भी वह सक्रिय थे समाज सेवा में, उत्तम जन विकास सेवा संकल्प के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा सेवा किया करते थे। फिर मुखिया बने, फिर 6 साल वो काम भी किए। फिर आपके सूर्यदेव चौधरी हैं, मान लीजिए कदावर व्यक्ति जो हमेशा सेकंड स्थान पर रहते हैं। रामदेव यादव हैं जो पिछले लगता है लगभग 20 सालों से वो समाज सेवा में ही अपना जीवन गुजार दिए हैं। इस बीच आप पहली बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि ये जो धुरंधर जो है कैंडिडेट जो काफ़ी ज़्यादा अपना पैर जमा चुके हैं, उनको हटा करके अपना पैर जमाएंगे, अपना सिक्का जमाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या रणनीति है इसके लिए, या क्या आप में खूबियाँ हैं जो आप जनता को बताएंगे कि हम उनसे बेहतर हैं, ऐसा कुछ? ठीक है, जैसे कि अभी जो धरातल पर काम हुआ है, अगर हकीकत जितना का एस्टीमेट है, जैसे कि 2,48,00,000 का एस्टीमेट है, तो एस्टीमेट पर खारा काम नहीं हुआ है। अभी देखिए कि 14 वित्त के राशि से छठ घाट पर काम हुआ है और पुनः उसी का शिलापट लगा करके 15वें वित्त का शिलान्यास हो गया है। नया तरह से देखने का चीज़ है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। उसका भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार आगाह कर दे लोगों को। और जितने बड़ा वो सेटरिंग का जो एक खंभा लगा है, वो देखिए इन्वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक, साल भर का एक त्यौहार आता है और उतना बड़ा पंचायत में 5 लाख का इन्वेस्ट किए हैं और 2-2 लाख का, 2.5 लाख का फेवर ब्लॉक, यानी कि 10 लाख के आसपास उस जगह खर्च किए हैं। अभी तक मैं पंचायत में भ्रमण किया, जिस आदमी को और जिस लोग को, जिस किसान को कुआं मरम्मती चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। जिसका कुआं ढह रहा है उसका मरम्मती नहीं मिल पाया है, और जिसका कुआं अच्छा है उसका मरम्मती मिला है। और उसको ऐसा घेराबंदी हुआ है, वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कुछ त्यौहार का होने वाला है, ऐसा मतलब सर सफाई वहाँ पे चकाचक हुआ है। तो हमको विकास से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन किस आदमी को मिलना चाहिए उस आदमी को नहीं मिला है। हाँ,
तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जनता का पैसा जो है मुखिया जी के फंड में, वो पैसा का जो है सो जहाँ पर लगना चाहिए रियल में, वहाँ पे लग नहीं रहा नहीं है। लग रहा है। जैसे कि जो आदमी का अभी घर भी है और गाय का रखने का भी व्यवस्था है, बैल रखने का भी व्यवस्था है, पशु रखने की व्यवस्था है, वैसे आदमी को शेड नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आदमी, अभी हम पंचायत में भ्रमण किए तो कम से कम 10 ऐसे आदमी हैं कि एक ही घर में, मेरे जैसा ही घर है, और एक ही घर में बहू रह रही हैं, उनका बेटा रह रहे हैं, और बाप भी रह रहे हैं, और उनकी पत्नी रह रहे हैं। अब सोच लीजिएगा कि उस घर में कैसे जीवन यापन करते होंगे। और वैसे लोगों को नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को शेड नहीं मिल रहा है। अभी पंचायत भ्रमण में हम एक दिन, आवास तो मिला होगा, आवास भी नहीं मिला है, शेड नहीं मिला है। एक दिन मेरा, जब चुनावी जनसभा चलेगा तो जब हम जनसंपर्क चाहेंगे तो सारे मीडिया लोगों को लेकर मुझे चलना है और लोगों को साबित करके दिखाना है कि मनोज कुमार सही गलत बोल रहा है क्या सच बोल रहा है। तारपत्री लगा करके ढाक करके सो रहे हैं, पंचायत में से जर्जर स्थिति है। तो आगे चल के आप इस तरह के कुरीतियों को दूर करेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि जितना सार्वजनिक काम है और यहाँ तक कि जो जिनमिन जरूरी है, जैसे कि आवासीय की बात होता है, तो सबसे पहले देखेंगे गरीब निर्धन कौन है, किसके लायक है, उसको पहले सबसे प्राथमिकता मिलेगा। ये जात से हमको कोई मतलब नहीं है, किस जाति का है, मेरा वोटर है कि नहीं है, मेरा सपोर्टर है कि नहीं है, ठीक, मेरा कहल करता है कि नहीं करता है, बस मेरा जो जिनमिन जरूरी है उसके लिए मैं उनके लिए आ रहा हूँ, तो मैं एकदम तहे दिल से उनका काम करूँगा। और मेरा पर्सनल यही उम्मीद है। चलिए, आपका जुनून और जोश देख करके काफ़ी हमको अच्छा लगा। इस तरह की काफ़ी यंग है, नौजवान है, और दोनों पति पत्नी जो है पूरा समाज सेवा के रंग में रंगे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इनके उमंग में रंग भरती है कि नहीं भरती है, ये तो जनता के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। चर्चा समाज सेवा के नाम से फोटो और फेसबुक पर अपलोड नहीं करता हूँ। लोग समझेंगे, इनको तबीयत खराब होता है, ज़रूरी पड़ जाता है तो स्कॉर्पियो ले जा करके हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, ले जा करके भर्ती करा के दवा के पैसा तक भी लोगों को नहीं लगने देता हूँ, लेकिन वहाँ पर शेयर नहीं करता। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं? हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों पति पत्नी जो है वह डॉक्टर के पेशे से हैं और मरीजों का इलाज करते हैं, और ये अब ठान लिए हैं कि हम करके पंचायत का इलाज करेंगे, इसमें जो बीमारियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको भी दूर करेंगे समाज सेवा में आकर के। अब लास्ट में हम शोभा देवी जो मुखिया कैंडिडेट हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोग चर्चा ये करते हैं कि पॉलिटिक्स में बिन पढ़ा लिखा इंसान भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होना चाहिए समाज सेवा का, ये जरूरी है, पढ़ा लिखा कितना है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोगों का ये दलील होता है, लेकिन आप पढ़े लिखे भी हैं, अनुभव के मामले में तो आप खुद बताएंगे कितना आपका अनुभव है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन कितना महत्व रखता है? एजुकेशन देखिए, पढ़ाई लिखाई में बहुत मायने रखता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कुछ जान भी नहीं सकते हैं, और घर में अगर शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई आन के और साइन करा के चला जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर पढ़े लिखे व्यक्ति और समझदार जो व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, तबे आगे बढ़ पाएगा। आजकल के ज़माना में जो पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को पढ़ाया जाए। छोटा बच्चा, नन्हे बुन्ना प्यारे बच्चे हैं, उन लोग को भी स्कूल हमेशा भेजा जाए। और पढ़े लिखे तो हर व्यक्ति हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक मुखिया को पढ़ा लिखा होने में क्या फ़ायदा, आप ही मुझे बताइए। देखिए, मुखिया के पढ़े लिखे व्यक्ति में देखिए, आज मुखिया के पढ़े लिखे व्यक्ति में जैसे कि कागज पत्र आ जाता है, लेटर आ जाता है। अगर पढ़े लिखे अगर हम नहीं होते हैं तो क्या हम जवाब देंगे? एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जैसे में विकलांग लोग हैं, एक सहारा के बिना लोग चल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, अगर BDO के साहब जाना होगा, SP के पास जाना होगा, DSP के पास जाना होगा, तो स्वयं मैं जा सकती हूँ, स्वयं कारोबार कर सकती हूँ। और इसमें किसी का सहारा लेने की जरूरी नहीं है। अगर जाने की बात हो तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पैदल जा सकता है वहाँ तक? हाँ, जा सकता है, लेकिन जो समझदार रहेगा वही जा सकता है और आगे का कार्यक्रम पूरा कर पाएगा। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने चाहती नहीं हूँ कि मेरे पीछे कोई चले। अच्छा, इसलिए मैं स्वयं ही कर सकती हूँ काम। मतलब आप पढ़े लिखे हैं, मेरा पति के सहारे के बिना भी आप सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम हाँ कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। से कोई अपील लास्ट में? जनता से मेरा यही अपील है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। हाथ जोड़ के विनती अनुरोध करती हूँ अपने माताएं बहनें, भाई बंधु, नौजवान साथी से कि पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। अगर उन लोग का साथ प्यार दुलार रहेगा तो इस गांव का मैं विकास करूंगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी भाई शशि भूषण के साथ मैं ललन कुमार
करके पंचायत से अपना भारत महान के लिए धन्यवाद। मैट्रिक बोर्ड रिजल्ट की तरह अब अपना प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। विद्यार्थियों का क्लास और रोल नंबर इंटर करें और मार्कशीट प्राप्त करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल मार्कशीट अपने स्कूल को बनाए डिजिटल। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद।